देखो अब जैसे यहां √3 प्लस आयटा की पावर 1/4 की बात करें, ठीक है, तो √3 प्लस आयटा की पावर 1/4 की बात करें तो √3 प्लस आयटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। तो मॉड्यूलस हुआ इसका 2, है ना, मॉड्यूलस हुआ 2 और आर्ग्यूमेंट हुआ π/6। तो इसको देखो हम क्या लिख पा रहे हैं, 2e की पावर आयटा π/6 प्लस 2k पाई और पूरे पे पावर 1/4। ध्यान दो, अब ये 1/4 चला गया तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/4 e की पावर आयटा π/24 और प्लस 2k π/4, यानी कि, और यहाँ k की वैल्यूज क्या रख लेंगे, 0 1 2 3। अरे ध्यान दो, मतलब 2 पाई का चौथा हिस्सा बार बार घूमते जाएंगे और पहली बार कब मिलेगा, इस वाले एंगल पर। तो अगर देखा जाए तो इसका ज्योमेट्रिकल फीलिंग क्या हुआ, π/24 पर ये α1 मिल गया, π/24 पर ये α1 मिल गया और यहां से फिर क्या किया हमने, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, देखो α1 α2 α3 α4 आ चुका है कि नहीं। अच्छा, अगर हम देखें तो यहां से ये जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 2 की पावर 1/4, ठीक है। साथ के साथ थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो हम कहेंगे कि ऑल्सो द इक्वेशन x की पावर 4 z की पावर कुछ भी बोल दो, x की पावर 4 माइनस √3 प्लस आयटा इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स क्या, α1 α2 α3 α4, ठीक है। अब जरा सोचो एक चीज, जैसे मैंने कहा -8 की पावर 1/3, ठीक है ना, तो -8 की पावर 1/3, देखो इसकी वन ऑफ द रियल वैल्यू तो हमें पता है कितनी, -2। तो पता है, इसको अगर हम सर्कल पे फील करना चाह रहे हैं तो देखो यही तो होगा, बोलो है ना क्या, देखो ये यहां पर और इससे 2π/3 इधर इधर, क्योंकि हमें 2 पाई का कितना हिस्सा घूमना है, एक भी मिल गया तो वहां से रोटेशन कर करके हम बाकी सारे निकाल सकते हैं, है ना। अब इसमें 2-3 जरूरी बातें सुनो, 2-3 जरूरी बातें सुनो। यहां पर इसको एक बार मैं यहां से हटाया, देखो बातें अब आप जैसे प्रॉपर प्रोसेस से इसको करो तो -8 का मॉड्यूलस क्या हुआ, 8, ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, पाई, तो आपने इसको लिखा e की पावर आयटा पाई प्लस 2k पाई, लिखा है ना, और की पावर 1/3, तो ये हो गया 2 और e की पावर आयटा π/3 और प्लस 2k π/3, जहां आप k क्या कह रहे हो, 0 1 2, तो देखो 0 रखने से ये आया। अच्छा, एक बार को मैं ये लाइन अभी मिटाता हूं, 0 रखने से ये आया, फिर 1 रख रहे हैं तो ये आया और 2 रख रहे हैं तो ये आया, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग मजेदार बात सुनो यहां पर कि ये जो हम 3 वैल्यूज ले रहे हैं, मान लो हमने इसको कह दिया α1, इसको कह दिया और इसको कह दिया α3, तो हम कहेंगे ऑल्सो x³ प्लस 8 इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स α1 α2 α3, ठीक है ना। अब देखो एक बात कि जब भी आप किसी रियल नंबर के nth रूट निकालोगे, अब ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी रियल नंबर के nth रूट निकालोगे, है ना, तो उसकी जो भी वैल्यूज आएंगी
मान लो n वैल्यूज आई, है ना, तो आप देखो यहां जो इक्वेशन क्रिएट होगा उस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स रियल होंगे। लो, तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ा। हमने यहां किसका nth रूट निकाला है? -8 का क्यूब रूट निकाला। तो जब आप इस लैंग्वेज को थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो कहीं भी आयटा इन्वॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने किसका क्यूब रूट निकाला? -8 का, एक रियल नंबर है ना। हाँ, लेकिन यही आप प्रीवियस में जब आप √3 प्लस आयटा का फोर्थ रूट निकाले तो जो इक्वेशन बनी उसमें आयटा का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। तो पता है यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आप किसी रियल नंबर का क्यूब रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट निकालते हो, है ना, तो उस केस में जो अपनी इक्वेशन का लैंग्वेज कन्वर्ट होता है ना, उसमें कहीं आयटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। अब एक पुरानी बात सुनो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, हाँ, कि एक ऐसी n डिग्री की इक्वेशन जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल होंगे उसके इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट। बोलो। तो इसका मतलब पता है क्या तय है कि जैसे ही हमने देखा कि किसी रियल नंबर का आप क्यूब रूट निकाल रहे थे तो मुझे पक्का पता था कि इसकी जितनी भी इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी दे विल अकर इन कॉन्जुगेट। मतलब रियल एक्सिस के जितना ऊपर कोई एक वैल्यू है जस्ट उतना ही नीचे ये वैल्यू हो। ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स क्या है यहां पे? रियल। यहां ऐसा होगा क्या? नो, क्योंकि यहां आयटा इन्वॉल्व है, तो यहां इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट में अकर नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, अब देखो क्या मजेदार है। मैंने आपको कहा कि किसी रियल नंबर के फिफ्थ रूट निकालो। चलो, जैसे आसान वैल्यू लेते हैं, जैसे 32 का फिफ्थ रूट निकालो। रुको, बोलो मत। एक वैल्यू 2 मिली और 2 पाई का पांचवा हिस्सा घूमोगे, बोलो ना। तो 2, फिर 2 पाई का पांचवा हिस्सा। अब अगर ऊपर है तो फिर नीचे बैठ, एग्जैक्ट नीचे, फिर 2 पाई का पांचवा हिस्सा। और तो क्या फील हुआ हमें? 32 का फिफ्थ रूट की जो 5 वैल्यूज हैं उसमें से एक रियल है, मतलब एक प्योरली रियल है, और बाकी 4 जो है वो जो इमेजिनरी है, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे। अब चलो मैं बोलूं 64 का सिक्स्थ रूट, अरे छिप के मत बैठ, देखो मुझे। हाँ, 64 का सिक्स्थ रूट, ठीक है ना। तो एक तो मिलेगा 2, एक मिलेगा माइनस, मिलेगा ना, ठीक है। और 2 ऊपर, इधर बात समझ गए? 2 पाई का छठा हिस्सा, सेवेंथ रूट। अब जैसे कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो एक प्योरली रियल वैल्यू इधर मिल जाएगी, बोलो ना। माइंड में एक सर्कल रखो, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। पहले ये बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो nth रूट आप निकालते हो वो उसमें से कितनी वैल्यूज मैक्सिमम प्योरली रियल हो सकती है? 2। इतना देर क्यों लगा बोलने में? 2 प्योरली रियल होने का मतलब वो रियल एक्सिस पर है। अब आप सोचो, सर्कल पे लाई करने वाली चीज रियल एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार काट सकती है? 2 बार। कितना सिंपल है, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही फिफ्थ रूट लिया 32 का, तो आपको एक मिल गया 2, 2 ऊपर कॉन्जुगेट वाइज। अगर -32 का फिफ्थ रूट लेते तो एक मिलता -2, 2 ऊपर कॉन्जुगेट वाइज। 64 का सिक्स्थ रूट लिया तो एक 2 मिल गया, एक और 2 ऊपर, है ना। तो जैसे सोचो, किसी पॉजिटिव नंबर का, मैंने कहा 28th रूट, किसी पॉजिटिव नंबर का 28th रूट, क्या सिनेरियो आएगा? एक सर्कल जिसमें एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, और 9 ऊपर, 9 एग्जैक्टली, ठीक है ना। बोलो। अच्छा, किसी नेगेटिव नंबर का 19th रूट,
तो एक इधर मिल जाएगा, है ना, और 19th रूट, तो 9 ऊपर 9 कॉरेस्पॉन्डिंगली नीचे। हियर कभी भी आप किसी रियल नंबर के nth रूट निकालोगे तो उसके जितने भी इमेजिनरी रूट्स होंगे दे विल अकर इन कॉन्जुगेट। ऑड रूट अगर निकाल रहे हो तो प्योरली रियल वैल्यू एक ही मिल सकती है, एक ही मिलेगी। इवन रूट अगर निकालोगे तो 2, मतलब 2 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर्कल रियल एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, आप सोचो -1 की पावर 1/4, ठीक है। अब -1 की पावर 1/4, अब आप देखो -1 को आप क्या लिखोगे, मॉड्यूलस तो 1 ही है, e की पावर आयटा पाई प्लस 2k पाई, बोलो। तो ये क्या हुआ, e की पावर, सॉरी, अरे हाँ वही, अरे वही भाई, 1/4, तो ये आ गया e की पावर आयटा पाई/4 प्लस 2k पाई/4, और k फिर लेंगे क्या, 0, 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, 2 पाई का चौथा हिस्सा, सबसे पहली वैल्यू तो 0 रखने पे मिल रही है, कितनी, पाई/4, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा, जरा देखना, ये अपने पास आ जाएगा, देखो अरे देखो हमें क्या मिला यहां से कि 2 पाई का चौथा हिस्सा सबसे पहला कहां पे मिल रहा है, e की पावर आयटा पाई, वो ध्यान दो, तो ये बीचों बीच, ठीक है ना, ये बीचों बीच, ठीक है ना। अब यहां से पाई/2 घूमते जाते हैं, तो घूमते जाते हैं तो इधर बीचों बीच, ठीक है, और इसको पीछे खींच लो तो इधर फील आ रहा है, और इसको पीछे खींच लो इधर, है ना, तो इधर, और ये सब पता है एग्जैक्टली नीचे, जैसे इसको हम मिलाए ना, तो यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, जैसे हम यहां इसको मिलाए तो यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको मिलाए तो यहां क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये हमें α1, α2, α3, α4 मिल गया। अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जाएं, तो इसको थोड़ा नीचे करना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जाएं तो हमें क्या दिखेगा, ये कि x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स क्या, α1, α2, α3, α4। अगर देखा जाए तो इसकी सॉल्विंग बहुत लल्लू दिख रही है क्या। अच्छा, ये जो सर्कल है यूनिट रेडियस का है, रेडियस यहां क्या दिख रहा है, रेडियस 1 दिख रहा है ना। पता है हमें क्या दिख रहा है, एक तो यहां बीचों बीच है ना, तो ये क्या होगा, e की पावर आयटा पाई/4, तो e की पावर आयटा पाई/4 मतलब क्या हो गया, बोलो ना, e की पावर आयटा पाई/4 मतलब हो गया cos π/4 प्लस आयटा साइन π/4, है ना। तो जैसे आप α1 को क्या बोल पा रहे हो, e की पावर आयटा पाई/4, यानी कि 1 प्लस आयटा अपॉन √2, हाँ सॉरी √2, ठीक है ना, 1 प्लस आयटा अपॉन √2। ऐसे ही α2 आ जाएगा इमेज, फिर इधर α3, फिर इधर α4, क्लैरिटी, ठीक है। तो ये हमने यहां से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालना सीख लिया, उसको ज्योमेट्रिकली फील करना सीख लिया, उसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे फील करना सीख लिया, ठीक है। हाँ बोलो, अरे रेडियस 1, सॉरी रेडियस 1, ठीक है। अब देखो
हाँ, लेकिन कई बार आपको उन वैल्यूज को निकालना ही पड़े, ये जरूरी नहीं है। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 5 वैल्यूज ऑफ दिस। क्यों निकाले? ठीक है ना। तो आपको यहां पर ये जो है, ये एक्चुअली क्या हुआ, ये हुआ है ना x की पावर 5। अच्छा देखो एक और चीज बताओ तो, इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? 1/5 नहीं है, 2/5 है। 2 अंदर चला है ना। तो मेनली हाउ मेनी वैल्यूज, ये डिसीजन आता है डिनोमिनेटर से। फील कर पा रहे हो? मतलब आपको ये दिख रहा है ऐसा, आप इसको फील कर लो कुछ ऐसा, क्या की पावर। और एक और बहुत जरूरी बात, 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर चीजों को एकदम लल्लू कर देता है ना। ये कई बार आपको सॉल्यूशन में यूज होगा। 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा? 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा। कुछ अच्छा दिखा? ये एक्चुअली, तो इसको माइंड में रखिएगा, कई बार फायदा करता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये बहुत ही लल्लू सी चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 2 आयटा की पावर 1/5, है ना। अब इसकी कितनी वैल्यूज क्लैरिटी है? 5। तो हम बोलेंगे द इक्वेशन, मतलब इसकी जो वैल्यूज है, मान लो इसकी वैल्यूज है, मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अप टू अल्फा 5। तो हम क्या कहेंगे? द इक्वेशन क्या? x की पावर 5 माइनस 2 आयटा, x की पावर 5 माइनस 2 आयटा इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स वही सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 5, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए था? सम एंड प्रोडक्ट। उसके लिए पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? तो देयरफॉर सम अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू इट इज 0, और प्रोडक्ट है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू इट इज एक्चुअली विथ माइनस साइन, तो माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है ना। अब देखो, हम तो nth रूट निकालना सीख गए। अब यहां लिखा क्या है? स्क्वायर रूट। कितनी वैल्यूज आएंगी? 2, है ना। तो हम स्क्वायर रूट को इस मेथड से भी टैकल कर सकते हैं, बट स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है, तो उसका हम एक फॉर्मूला सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट रूट के अंदर a प्लस आयटा b इज x प्लस आयटा y। अब बताओ x और y कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलेंगे? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? तो 4 कैसे मिल जाएंगे? 2 ही तो मिलेंगे। x और y 2 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, तब ना हमें इसकी 2 वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब यहां पर अब हम सोच रहे हैं कैसे भी करके ये x और y को निकाल लें, है ना। तो मैंने यहां स्क्वायरिंग कर दिया, तो a प्लस आयटा b हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयटा, और बोथ साइड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देते हैं। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a और 2xy इक्वल्स टू b, ठीक है। अच्छा, अपने दिमाग में क्या चल रहा है? कैसे भी करके xy निकाल लें, है ना। तो देखो यहां पे हम एक काम करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। और देखो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को a रख दिया तो इट इज a स्क्वायर, और इसको 2xy को b रख दिया तो इट इज b स्क्वायर। देखो यहां से देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप बोल पाए रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लेकिन ये वाला हो गया रिजेक्ट। क्यों?
क्योंकि आप जितने भी ए बी एक्स वाई सब बोल रहे हो ये सब क्या है, रियल नंबर। तो ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर पकड़ो, है ना, तो दोनों को एक बार जोड़ो तो आपको यहां से 2x² क्या दिखा, रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस a, और 2y² क्या दिखा, घटा दो तो 2y² दिखा रूट के अंदर a² प्लस b² माइनस, ठीक है ना। तो आप देखो तो यहां से आपको x मिला, सुनना ध्यान से, रूट अंडर a² प्लस b² प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, है ना। और ऐसे ही y हमें क्या दिखा, रूट के अंदर a² प्लस b² पूरे पे स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। अब बताओ तो आपको कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए, 4। आपको चाहिए कितने थे, 2, तो 2 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, 2 यहां अनवांटेड। बेसिकली क्या आया, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, हमें चाहिए इनमें से कोई 2 ही, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमें बचाएगा ये, अब x इंटू वाई है b बाई 2, तो अगर b पॉजिटिव मतलब x और y सेम साइन का, तो क्या आएगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। किस लोग बात समझ चुके हो। और b अगर नेगेटिव है तो x y ऑपोजिट साइन के, मतलब एक प्लस तो फिर ये माइनस तो ये प्लस, है ना। तो जैसे हम ये वाली बात समझे, मतलब यहां के थ्रू डिसीजन हुआ। देखो अब अपने पास ये फॉर्मूला है, क्या वही दोनों वैल्यूज देखो कॉपी करी है मैंने, और अगर b पॉजिटिव है तो बीच में मैंने प्लस लिख के बाहर प्लस माइनस लिख दिया। सोच के देखो क्या फायदा होगा, जब प्लस रखोगे तो दोनों प्लस, माइनस रखोगे तो दोनों माइनस, और b जब नेगेटिव है तो बीच में माइनस रख के मैंने बाहर प्लस माइनस कर दिया। तो एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, एक में माइनस तो दूसरे में प्लस, ठीक है। अब नाउ दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू लर्न, ठीक है। अब हमें एक बार को लगेगा अरे सर क्या कर रहे हो आप, है ना, इतनी बेकार से दिखने वाली चीज कैसे लर्न करें, है ना। अभी करते हैं, देखो, अरे यार इसको, हाँ अभी देखो, अब इसको लर्न करते हैं। कैसे लर्न करेंगे तो जरा देखना, आपके सामने एक क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान दो। तो फोकस एक बार में लर्न होगा। ये देखो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, ये उसका मॉड्यूलस है, ठीक है, और ये इसका रियल पार्ट है। तो अगर नोटिस करो तो इसमें मॉड में रियल पार्ट जुड़ के बाई 2 हो रहा है, और उसमें मॉड में रियल पार्ट घट के बाई 2 हो रहा है। कितने लोग लर्न कर लिए। अभी देखो यूज करते हैं, एक बार में खत्म होगा। देखो अब जैसे हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, -15 -8 आएगा, तो रफ में इसका मॉड निकाल लो। -15 -8 आएटा का मॉड क्या होगा, तो 225 और प्लस 64 कितना हो गया, 17 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आएटा। देखो अभी यहां के यहां लर्न होगा अभी, है ना, टेंशन नहीं। क्या करेंगे, बाहर लिख दो प्लस माइनस, और देखो रूट के अंदर इसका मॉड में रियल पार्ट जोड़ दो, बाई 2 कर दो, और मॉड में रियल पार्ट घटा दो, बाई 2 कर दो, और यहां आएटा। अब बस बहस क्या होगी, बीच में साइन कौन सा, तो अगर ये नेगेटिव है तो माइनस साइन, पॉजिटिव है तो प्लस साइन। कितने लोगों को लर्न हो गया, ठीक है ना। क्या दोनों जगह रूट के अंदर मॉड में रियल पार्ट जोड़ के बाई 2, मॉड में रियल पार्ट घटा के बाई 2, अब बाहर प्लस माइनस। ये क्या आ गया अपने पास, प्लस माइनस, और देखो तो ये कितना आ गया, 1 -
4 आइटा। अब एक और बात बताता हूं, कई बार डेटा इजी होता है ना, तो आप ये जो 2 वैल्यूज लिखे ना, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखना जरा एक ऑल्टरनेट मेथड। बेसिकली हम यहां क्या करेंगे, a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, है ना। तो यहां 2ab का रोल हम इसको दे देंगे। तो जैसे यहां पे 8 आइटा लिखा है ना, तो इसमें से 2 × 4 आइटा कर, ठीक है ना। ये इजी डेटा में काम करेगा, अदरवाइज फॉर्मूले से हम करेंगे। तो अब 4 आइटा को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, ऐसे 2 पार्ट जिसके स्क्वायर का सम -15 हो जाए। तो आपको इजीली फील होगा 4 आइटा और 1, क्योंकि 4 आइटा का स्क्वायर क्या होगा, -16, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो अगर आप ये बात समझ गए, तो आप यहां -15 -8 आइटा को लिख पा रहे हो। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 आइटा का स्क्वायर और -2 × 1 × 4 आइटा, ये लिखा हुआ है 1 - 4 आइटा का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ को हम लिख पाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वजह से ट्रिगो और कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम मस्त वाला ब्लेंड है। इनफैक्ट कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n बाइनोमियल का भी लुक देता है ना। तो ट्रिगो, कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल मिलके मस्त फ्लेवर बनाते हैं, ठीक है। बट घबराना नहीं है, ये आपके सामने अभी नहीं आएगा, वो एसआरजीज में आएगा, सबके लिए दूंगा फिर मैं, ठीक है ना। अभी बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ी अच्छी मैच्योरिटी चाहिए, एक बार पूरा कर लोगे ना तो फिर वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा टफ है, आपको अब उसका हल्का सा एक झलक देता हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुना। क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 है। तो हमें ये सारी बातें प्रूव करनी है। अब हम तो इनोसेंस में इसको ट्रिगो का क्वेश्चन समझ के बैठे हैं, ये होगा नहीं ट्रिगो से। और ये फील आप तब कर पाते जब आप ट्रिगो के थोड़े टच में होते, ठीक है। तो अब सुनो, अच्छा पहली बात तो एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सुनो। ये ऑब्जर्वेशन कई बार यूज होता है। अरे कहां देख रहा है, एक तो छिप के बैठता है, मर मुंह घुमा दूंगा तुम्हारे में, तुम्हें ही बोल रहा हूं। हाँ इधर तुम ही देखो, देखो एक तो ये हुडी लगा के डिटेक्टिव का रूप धारण किए हुए, ढंग से बैठना और दिख मुझे। हाँ हाँ अब ठीक है। छिप के बैठने में अलग एकदम रोमांच फील होता है हमें, है? देखो फोकस। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये कई बार यूज होता है, तो अभी के अभी इसको ग्रास्प करो। ये लिखना या ये लिखना बात एक ही है। मतलब सिग्मा कॉस अल्फा सिग्मा साइन अल्फा दोनों 0 लिखना, या कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा -3/2 लिखना, दोनों एक ही चीज है। समझाता हूं क्यों। इस 2 को इस तरफ भेज दो, ठीक है, और सारे कॉस का फॉर्मूला खोल दो। कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ये भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, ठीक है। और ये जो -3 है उसको इधर +3 ले आओ, और उस +3 को लिख दो 1 + 1 + 1, और हर 1 को लिख दो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अगर नोटिस करो तो ये लिखा हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर = 0।
अब दो होल स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब दोनों एक साथ 0। कितने लोग बात समझ गए? इसको घर पे ओपन करके देखिएगा, दोनों बातें सेम लिखी हुई है। बात नहीं, फोकस्ड। चलो, तो अब बेसिकली क्या है, इसको हम यूं लेके चल रहे हैं कि अपने पास एक तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 है, और हमें ये तीन बातें प्रूव करनी है। अब ये कैसे प्रूव होगा? ठीक है ना? तो देखो, अब मैंने यहां क्या किया, लेट किया, लेट z1 इक्वल्स टू ई की पावर आइटा अल्फा, z2 इक्वल्स टू ई की पावर आइटा बीटा, और z3 इक्वल्स टू ई की पावर आइटा गामा। अब जरा देखना तो z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या आएगा, है ना? तो देखो, ई की पावर आइटा अल्फा प्लस ई की पावर आइटा बीटा प्लस ई की पावर आइटा गामा। और आप जब इसको कॉस थीटा प्लस आइटा, नहीं, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में लिख लो, तो देखो ये एक तरीके से लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ये तो 0 है, ये तो 0 है ना? तो आपको यहां से z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या दिखा? 0। ठीक है, देखो ये प्रूव हो चुका है। तीन नंबर्स का सम जब 0 होता है, मतलब अगर x प्लस वाई प्लस z 0 होगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब को हम क्या लिख पाते हैं? 3xy। ठीक है ना? तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का 0 होना, दिस विल इंप्लाई z1 क्यूब इक्वल्स टू, है ना? अब z1 क्यूब क्या है? e की पावर आइटा 3 अल्फा। z2 क्यूब क्या है? हाँ, z1 z2 z3, ये हो गया e की पावर आइटा 3 बीटा, e की पावर आइटा 3 गामा, और इधर क्या हो गया? e की पावर आइटा अल्फा इंटू ई की पावर आइटा भी। इस सबको जोड़ दूं क्या? कोई नहीं, अगले स्टेप में करते हैं। ठीक है, आइटा बीटा ई की पावर आइटा गामा, है ना? तो आप देखो तो ये आपको क्या फील करा रहा है? ये फील करा रहा है आपको सिग्मा कॉस 3 अल्फा प्लस आइटा सिग्मा साइन लेफ्ट साइड, है ना? और राइट साइड क्या है? 3, और ये एक्चुअली ई की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो ये लिखा हुआ है सिग्मा का आएगा कॉस अल्फा प्लस, अरे इट इज एक्चुअली, देखो ना, ये पूरी चीज क्या है? ये है ई की पावर आइटा, ये है ना? ठीक है, तो ये हो गया 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर है, तो उनके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। ठीक है ना? तो यहां से आप कह पा रहे हो ना, देयरफॉर सिग्मा कॉस 3 अल्फा इज 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सिग्मा साइन 3 अल्फा इज 3 साइन। देखो ये दोनों बातें हमने प्रूव कर दी। अब फर्स्ट वाला 2 इन्वॉल्व कर रहा है, कहां 2 कहां से घुसेगा? स्क्वायर से, है ना? तो जरा देखो यहां से, रुको इसको थोड़ा नीचे करता है। अब जरा देखो तो हम किसके पीछे पड़े हुए हैं अब कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर कुछ मिले, तो अपने पास z1 प्लस z2 प्लस z3 है 0। अब इसको स्क्वायर कर दो, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो क्या? z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, मतलब बेसिकली हमने क्या कर दिया? स्क्वायर, तो है ना? और प्लस 2
और सिग्मा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा देखो, तो ये तो हमें चाहिए क्योंकि ये क्या बन गया, e की पावर आइटा 2 अल्फा, e की पावर आइटा 2 बीटा, e की पावर आइटा 2 गामा। लेकिन ये हो गया अनवांटेड, ये हो गया अनवांटेड। तो अब जरा एक चीज और देखो, आप अगर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 को देखो, है ना, तो देखो ये सारे यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 1 मॉड्यूलस के कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉड्यूलर मतलब 1 मॉड्यूलस। तो आप अगर इसमें से Z1 Z2 Z3 निकालो तो यहां आएगा 1 बाई Z3, यहां आएगा 1 बाई Z1, यहां आएगा 1 बाई Z2। और आप सोचो तो Z1 Z2 Z3, और इसको लिख पाओगे Z3 बार, इसको लिख पाओगे Z1 बार, ये हो गया 0, क्योंकि अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है तो उसका बार भी 0 है ना। तो ये 0 होने की वजह से देखो क्या हुआ, यहां से आपको क्या मिला कि इसका मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज, तो व्हाट डज इट मीन, तो देयरफॉर e की पावर आइटा 2 अल्फा प्लस e की पावर आइटा 2 बीटा प्लस e की पावर आइटा 2 गामा इज 0। अब अगर इसको साइन कॉस में सोचो तो ये लिखा हुआ एक तरीके से सिग्मा कॉस 2 अल्फा प्लस आइटा, अब बोथ साइड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, तो यहां से आप कह सकते हो कि सिग्मा कॉस 2 अल्फा, लेफ्ट साइड हुआ रियल पार्ट, राइट साइड हुआ 0, और बोलो सिग्मा साइन 2 अल्फा, लेफ्ट साइड हुआ इमेजिनरी पार्ट, राइट साइड हुआ 0। देखो वो भी प्रूव करके बैठे हो, आई बात समझ में। ये एकदम बेसिक एप्लीकेशन है, जब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी तो अच्छे लेवल की चीजें हम देखेंगे, है ना। अब जैसे देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको दिखने में लगेगा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि भाई ठीक है, लेट ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा, बी है कॉस बीटा साइन बीटा, सी है कॉस गामा साइन गामा। कह रहा है बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैविंग ऑर्थो सेंटर एट द ओरिजिन, देन हमें ये चाहिए, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, इसका ऑर्थो सेंटर कह रहा है ओरिजिन पे, क्या आपको फील हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स यूनिट रेडियस के सर्कल पे हैं? मतलब अगर मैं O बोलूं 0 0 तो देन बात नहीं आरवी ध्यान दो, देन OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, है ना। इसका मतलब O इज द सर्कम सेंटर, और क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, O इज द सर्कम सेंटर, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल। अच्छा, इनफैक्ट मैं बताऊं, यहां पर जैसे हमें सर्कम सेंटर ओरिजिन पर दिखा, तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एब्सिसा सिग्मा ऑर्डिनेट, है ना। तो हम ये नहीं भी मैनिपुलेट करते तो हम यहां से तुरंत कहते O इज द सर्कम सेंटर, जैसे ही आ गया तो हम कहेंगे कि देयरफॉर सिग्मा कॉस अल्फा विल बी 0 और सिग्मा साइन अल्फा विल बी 0। तो ये तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा हो गया, है ना। नहीं समझ रहे क्या? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है ना, ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है, और हमने मैनिपुलेट किया सर्कम सेंटर भी ओरिजिन पे, है ना। तो आप यहां से वैसा ट्रायंगल जिसका सर्कम सेंटर ओरिजिन पे होता है, उसके ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, सिग्मा एब्सिसा सिग्मा ऑर्डिनेट। या फिर आप इसको ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो कि ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एब्सिसा बाई 3 कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट बाई 3। वहां से भी जब 0 से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो इतना घुमा फिरा के आपको ये दोनों मैनिपुलेशन है, और आपसे यहां एक एक्सप्रेशन पूछा है, मान लो ये एक्सप्रेशन है अपना E, तो आपसे E पूछा क्या है, कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस 2 गामा माइनस अल्फा, ये सम निकालने का है। तो नाउ द क्वेश्चन appears to be of
ट्रिगोमेट्री। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने कहा ये जो ब्लेंड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो कैसे मस्त तरीके से इसको खत्म करेगा। ये एक्चुअली सेम कॉन्सेप्ट है, पूछा गया है अलग तरीके से। अब देखो मैं बोलता हूं लेट z1 इक्वल्स टू ई की पावर आइटा अल्फा, z2 इक्वल्स टू और z3 इक्वल्स टू ई की पावर आइटा गामा। अब इसको देख के ही मुझे थॉट आ रहा है कि अगर मैं, सुना ध्यान से, देखते हैं कितने लोग एक बार में समझते हो। अगर मैं z1 स्क्वायर अपॉन z2 z3 प्लस z2 स्क्वायर अपॉन z1 z3 प्लस z3 स्क्वायर अपॉन z1 z2 इसको सोच पाऊं तो ये उसका रियल पार्ट ही लिखा है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? देखते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो हम इसके रियल पार्ट पे अटैक करना चाह रहे हैं। तो अब ये लिखा क्या है जरा सोचो। ये लिखा हुआ है z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब और अपॉन z1 z2 z3, और यहां हमें z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या पता है? 0 ड्यू टू दिस, है ना। तो इसका मतलब हम इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? अपॉन z1 z2 z, यानी कि 3। अब देखो तो ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज ई की पावर आइटा 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस ई की पावर आइटा 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा और प्लस ई की पावर आइटा 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज 3, है ना। तो अब बोथ साइड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, है ना। तो लेफ्ट साइड रियल पार्ट ये कॉस ही तो आ रहा है और राइट साइड रियल पार्ट क्या आ रहा है? 3। तो आपको देयरफॉर ई इक्वल टू क्या दिख गया? 3। इनफैक्ट अगर दिमाग लगाओ तो अपने से यहां अगर पूछा होता सिग्मा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो ये क्या होता? ऑल्दो ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर आपस में सिंप्लीफाई होके भी आसान हो जाएगा। तो ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा वाला है? कॉस वाला। इसका आंसर क्या आएगा? 3। कितने लोग ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ गए? जो नहीं समझे नो नीड टू वरी, अभी जस्ट एक फील दिया कि ऐसे भी सोचा जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे कम से कम 10 चीजें आगे देखेंगे, है ना। वो एसआरजी के थ्रू ही आएगा, सबके बीच आएगा, है ना। आएगा बैच में, लेकिन आएगा धीरे धीरे सबके बीच, है ना। अब चलो, अब जो मैं कह रहा था आज, मतलब आज की क्लास इंपॉर्टेंट है वो इसकी वजह से। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अभी तक तो उधर का ही फिनिशिंग टच आ रहा था, ठीक है। तो अब देखो, आपको जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, ठीक है ना, तो समझ जाओ इसका इस्तेमाल आना है ना। तो मतलब सुपर क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। फोकस्ड होइए, है ना। अच्छा, मेरा अपना एक तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीका है। मैंने इसको बहुत रिजॉल्व करा हुआ है, बस जरूरी है कि मेरी हर बात आप समझ जाइए, ठीक है ना। तो आज तो ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, कल ये अप्लाई होगा और अच्छे लेवल पे, ठीक है ना। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन क्या कहता है, पहले हम इसको समझते हैं। अब देखो, यहां एक फिगर है, देखो, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया A Z1, ठीक है, जिसके मॉड्यूलस है R, ध्यान दो, मॉड्यूलस है R और आर्ग्यूमेंट है अल्फा, ठीक है। और हमने क्या करा, इस पॉइंट A को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल से रोटेशन दे दिया, थीटा एंगल से रोटेशन दे दिया, और हम कहां पहुंच गए हैं? B पर, और उस B को हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z2। तो हम इस एक्टिविटी को यहां फील करना चाह रहे हैं। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कैसे फील करना, मेरे फील करने का मतलब यहां क्या है। तो जरा सोचो,
आपने Z1 यहां क्या लिख रखा है, आर ई की पावर आयटा अल्फा। कहां देख रहा है, Z1 लिख रखा है आर ई की पावर आयटा अल्फा। Z2 क्या लिखोगे जरा सोचो तो, अल्फा प्लस थीटा। हाँ तुम नींद काटो, ढंग से बैठ। मतलब थोड़ा तो चैलेंजिंग बना दे, सर का टास्क है। सर कह रहे हैं अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखो नहीं है इंपॉर्टेंट, देखो तो अब यहां पर इसको मैं लिख लेता हूं आर ई की पावर आयटा अल्फा इंटू ई की पावर आयटा थीटा, लिख सकते हैं। अब गौर करो ये एक्चुअली क्या है, Z1 है। तो पता है यहां से आपको एक बहुत ही पावरफुल टूल मिला। आप Z2 को क्या बोल पा रहे हो, Z1 ई की पावर आयटा थीटा, है ना। तो वो पावरफुल टूल क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ध्यान से एक एक बात, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ई की पावर आयटा थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला वो इस पुराने कॉम्प्लेक्स नंबर को इतना एंगल से रोटेट करने से मिलेगा। मतलब अगर आप ये बात समझे हो तो Z1 यहां है, तो जैसे ही आपको ये Z2 दिखा तो तुरंत यहां से आप देख के पकड़ लोगे कि अच्छा ये जो Z2 है इट इज एक्चुअली Z1 इंटू ई की पावर आयटा थीटा। अब फिर वही बात ध्यान दो, अगर ये थीटा पॉजिटिव है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये थीटा नेगेटिव है तो रोटेशन क्लॉकवाइज। इस रोटेशन में मॉड्यूलस चेंज नहीं हुआ, वो डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, ठीक है ना। अब अगर आप ये बात समझे हो तो जरा सोचो, देखो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4,3, एक यहां Z1 लिखा हुआ है, एक यहां Z2 लिखा हुआ है ना। आप विद इन सेकेंड्स यहां पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख सकते हो। अच्छा, विजुअलाइज होने लगा कि स्ट्रेट लाइन का बेटर सब्स्टिट्यूट यहां आ रहा है, ठीक है ना। क्या होगा यहां पर, आप इस Z1 को क्या लिख पाओगे इस फिगर के हिसाब से, आप Z1 को लिख पाओगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना रोटेशन, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखो क्या लिखोगे, 4 + 3 आयटा इंटू खत्म। अब तो इसको सॉल्व कर लेना है कि नहीं। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, तो अपने पास 4 + 3 आयटा और ई की पावर आयटा π/6 का मतलब क्या हो गया, cos π/6। cos π/6 मतलब √3/2 प्लस आयटा sin π/6, है कि नहीं। अब जैसे Z2 देखो कितना रोटेशन से मिल रहा है, कितना, π/3 क्लॉकवाइज। तो हम यहां पे इसको लिखेंगे 4 + 3 आयटा, खत्म, ठीक है ना। तो आपको यहां ये क्या मिल गया, 4 + 3 आयटा और cos -π/3 यानी कि हाफ माइनस आयटा। देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो सुनो, सेट करो माइंड में कि Z को जैसे ही आप ई की पावर आयटा थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना, वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली Z को उतना एंगल घुमाने से मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसा है कि थीटा पॉजिटिव है तो रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसा है कि थीटा नेगेटिव है तो रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अब जैसे सोचो एक और इंटरेस्टिंग बात, आयटा को आप क्या लिखते हो, ई की पावर आयटा π/2 लिखते हो ना। तो अगर आपको Z पता है तो आयटा Z भी पता है, कैसे, π/2 रोटेशन, है ना। देखो फिर से समझाता हूं, अगर मान लो यहां पर ये कोई Z है तो आयटा Z यहां आएगा और माइनस आयटा Z यहां आएगा, बोलो ना, ठीक है। अच्छा, इधर Z है तो सिमेट्रिकली इधर जा रहे हो तो इसको क्या बोल दोगे,
अब एक मजेदार बात सुनो, यहां पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, नहीं तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते ही ये है z प्लस आयटा z, बोलो यहां पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, यहां पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, माइनस z प्लस आयटा z, और यहां ये हो जाएगा, ये फिगर काम की चीज है। कभी भी आपको z का आयटा z के साथ कुछ भी कॉम्बिनेशन पूछ रहा है तो आपको ये थॉट आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कह रहा है लेट मॉड z इक्वल टू 10, ठीक है, एंड z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दे दिया। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। अब सोचो अगर आपके पास ये फिगर वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो आप सबसे पहला काम करोगे z को x प्लस आइटा y मानोगे, और फिर ये तीनों वर्टिसेस निकालोगे, फिर एरिया निकालोगे, फिर ये मॉड का यूज करोगे। और अगर आप बात समझ गए तो ये रीड एंड रिप्लाई है। कैसे? तो ये तीनों पॉइंट्स को यहां ट्रेस करो, माइनस आइटा z हुआ यहां, z प्लस आइटा z हुआ यहां, और माइनस z प्लस आइटा z हुआ यहां। तो आपको जो ट्रायंगल बनता दिख रहा है वो, बोलो है ना, ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए तो काम आपका हो गया, हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब मैं इस एरिया को भी क्या ट्रिकी तरीके से निकालूंगा, जरा देखना। ये एक रेक्टेंगल है, अच्छा चलो पहले देखो, ये एक स्क्वायर है, रुको देखो बहुत मस्त है, ये एक स्क्वायर है जो 4 स्क्वायर से बना है, और हर एक स्क्वायर का एरिया मॉड z स्क्वायर, बोलो ये मॉड z ही तो है, तो हर एक स्क्वायर का एरिया मॉड z स्क्वायर। तो आपको ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, 4 मॉड z स्क्वायर, ठीक है। अब सुना है ना। अब यहां पे ये एक रेक्टेंगल, अब इस रेक्टेंगल का डायगोनल इसको 2 बराबर एरिया में बांटा, और उसका ट्वाइस इधर से, मतलब जो 4 स्क्वायर है वो एक्चुअली हो गया 2 स्क्वायर, खत्म है ना। तो अगर आप यहां पे बात समझ गए हो तो सीधा आप इसका बोलोगे 2 इंटू मॉड z का स्क्वायर। आप यहां पे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिखोगे, एकदम फोकस्ड है ना अभी, 2 इंटू मॉड z का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 100 यानी कि 200, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को धीरे धीरे अपने लिए और यूजफुल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, ध्यान दो ध्यान दो, अभी तक क्या हो रहा था, रोटेशन कैसा हो रहा था कि भाई ये लेंथ फिक्स्ड है और ऐसे रोटेट करा रहे हैं, और पुराना टिप पता है तो नया टिप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब मैंने यहां ओरिजिन का खेल ही खत्म कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि Z2 के अबाउट Z1 को रोटेशन दे रहे हैं और लेंथ भी बड़ा छोटा कर रहे हैं, ये लेंथ इससे छोटा है, ठीक है। अरे फिर छिप के बैठ रहा, आज उसके सर फोड़ दूंगा मैं, इरिटेट कर रहा है मुझे, इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं और इरिटेट कर रहा है। देखो सॉरी तुम इधर हट जाओ, इधर हट जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर हटो, यस हटो, हाँ अभी ठीक है। देखो अब बहुत ध्यान से, यहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जरा 30 सेकंड सोचो तो मैं क्या करने जा रहा हूं जिससे सेम फंडा यहां लग जाएगा। चलो मैं हेल्प करता हूं, ध्यान दो, जरा देखो तो इसको अब हम जरा जो अभी सीखा था इसको जरा हम वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो OA वेक्टर को जब हमने e की पावर आयटा थीटा से मल्टीप्लाई किया तो वो वेक्टर रोटेट होके OB पर पहुंचा, वेक्टर रोटेट हुआ,
मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया। ठीक है, अब देखो मैं यहां क्या वेक्टर का इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है ना, मैं यहां यूनिट वेक्टर में डील कर लूंगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? जरा सोचो तो, यहां यूनिट वेक्टर सोचो, कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो सोचो, सोच के देखो, यहां कोई यूनिट वेक्टर है और आपने उसमें e की पावर आइटा थीटा मल्टीप्लाई किया तो वो रोटेट होकर यहां पहुंच गया। कितने लोग बात समझ चुके हैं? काम खत्म, सेम फंडा यूज हो गया। अब देखो तो इसको मोल्ड करते हैं हम अपने हिसाब से। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सुना बात सॉरी, बी ए वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ बी ए, ये हुआ इस पर, रुको इसको तो रोटेट कराना है ना, सॉरी। अब देखो ये हुआ यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? बी ए के अलोंग। अब उसको इस जगह फील करो, इस जगह फील करो, ठीक है। अरे लास्ट रो, अब इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर आइटा थीटा। देखो आपका यूनिट वेक्टर यहां पहुंच चुका है, पहुंचा कि नहीं? तो आप इस यूनिट वेक्टर को क्या लिख पाओगे? BC वेक्टर अपॉन BC। अब ये आपस में क्या हुए? अच्छा, करते क्या है हम? बेसिकली वेक्टर का यूज एंड थ्रो है ना क्या? अब लिख लिया वेक्टर को, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ले आते हैं। तो अब BC वेक्टर को आप लिखोगे Z3 माइनस Z2 अपॉन BC। अच्छा, जरूरत पड़ी तो BC को मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 लिख सकते हैं। और इस तरफ हो गया क्या? BA, यानी कि है ना। अब इसके बाद आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हो, है ना, वो ये कि Z3 माइनस Z2 और अपॉन Z1 माइनस Z2 इज एक्चुअली BC अपॉन BA और e की पावर आइटा थीटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो तो फोकस्ड एकदम, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसके लिए ये क्या रोल प्ले कर रहा है? मॉड्यूलस का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है और ये क्या रोल प्ले कर रहा है? आर्ग्यूमेंट का। अब सुनना मेरी बात, ये जो मॉड्यूलस का रोल प्ले कर रहा है ये अपने लिए नई कोई बात थोड़े ना है। मैं अगर आपको कहता कि मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 और अपॉन Z1 माइनस Z2 बताओ, मान लो मैं आपको यह बात कहता, आप कहते लो सर अभी दोनों पे सेपरेटली आप मॉड इंपोज कर देते, कर देते कि नहीं? क्योंकि डिवीजन और प्रोडक्ट में हम सेपरेटली मॉड इंपोज, और मॉड Z3 माइनस Z2 का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या होता? BC, और मॉड Z1 माइनस Z2 का, ये तो कोई नई बात ही नहीं। नई बात क्या है? ठीक है ना। तो आपने इस फिगर से पता है क्या सीखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 और अपॉन Z1 माइनस Z2 विल बी थीटा। अब बहुत ध्यान से नेक्स्ट 5 मिनट सुनिए, ठीक है। अब के बाद कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग इन्वॉल्व हो रहा है, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग, और टोटल इन्वॉल्वमेंट 3 चीजों का है। तो इसका मतलब पक्की बात है ऊपर नीचे एक चीज कॉमन होगा और 2 चीज अनकॉमन होगा, है ना। तो जैसे यहां कितनी चीजें इन्वॉल्व है? 3, Z1 Z2 Z3। कॉमन का रोल कौन प्ले कर रहा है? अनकॉमन का रोल कौन प्ले कर रहा है?
Z1 और Z3। तो कभी भी आप ऐसा डिफरेंस देखो तो आपके माइंड में तुरंत इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, अनकॉमन का कॉमन पर जॉइन, अनकॉमन का कॉमन पर जॉइन। ठीक है, अब सुनो, अब सबसे जरूरी बात कि ऊपर किसको लिखें भाई, अनकॉमन में तो दो हैं, Z1 और Z3, तो ऊपर किसको लिखें? रुको, अभी नहीं बोल, ठीक है। तो इट विल डिपेंड अपॉन थीटा कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो यहां एरो चला दो एंटी क्लॉकवाइज, और एरो जिसकी ओर पॉइंट हुआ वो ऊपर लिखा जाएगा, एरो जिसकी ओर पॉइंट हुआ वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, और वही अगर ये थीटा अपना होता नेगेटिव तो एरो चलाते क्लॉकवाइज, और फिर देखते एरो जिसकी ओर पॉइंट हुआ वो ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर कौन लिखा जाएगा? एरो जिसकी ओर पॉइंट हो रहा है। एरो कैसा चलाएंगे? इट डिपेंड्स अपॉन कि ये थीटा आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने Z2 पर कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन मार दिया। ठीक है, अब इसका फायदा समझो। अब जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब आपको इन एंगल्स को, जो एंगल्स है अल्फा बीटा गामा, इनको इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3 लिखना है। ठीक है, तो जरा देखो, यहां से पहले अल्फा देखते हैं। अरे ध्यान दो, तो अल्फा देखो यहां से, तो एरो किसकी ओर पॉइंट हो रहा है बताओ? अपने को बहस करनी है किस पे? अनकॉमन पे, कि जो दो अनकॉमन है उनमें से किसकी ओर पॉइंट हो रहा है। अच्छा, एक और बात सुनो, मैं यहां पर इसी चीज को, ये जो थीटा है, मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब बेसिकली जो कॉमन वाला पार्ट है उसके आगे साइन सेम होना चाहिए, देख रहे हो, है ना। तो बहस क्या होगी? अनकॉमन जो दो हैं उनमें से किसकी ओर पॉइंट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आप एरो चला रहे हो क्लॉकवाइज की, और ये किससे डिसाइड होता है? एंगल पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव। ठीक है ना। तो आप देखो यहां तो तीनों एंगल पॉजिटिव है, तो एरो एंटी क्लॉकवाइज चला हुआ है। अब देखो जब ये लिख रहा है तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज एरो किसकी ओर पॉइंट कर रहा है? Z3 की Z2? Z3, है ना। तो आप इस अल्फा को लिख पा रहे हो, देखना, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1। बीटा को क्या लिख पाओगे? लिखाओ, Z1 माइनस Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। गामा को क्या बोल पाओगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन, ठीक है। अब देखो, नाउ द मोस्ट जनरलाइज्ड वन। अब टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां देखो कितना इन्वॉल्वमेंट है, 4 का। अभी तक कितना था? 3, अब 4 है। देखो सेम यूनिट वेक्टर का फंडा यहां लग जाएगा, बोलो हाँ है ना। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? यहां से यूनिट वेक्टर घूम के वहां पहुंच जाएगा यूजिंग ई की पावर आइटा थीटा, है ना। तो आप देखो यहां से पता है क्या लिख पाओगे? आप लिख पाओगे Z1 माइनस Z2 अपॉन, शॉर्ट में लिखूं? चलो नहीं, छोड़ो, नहीं रिस्क नहीं लेते हैं। देखो क्या होगा, बेसिकली आपने क्या करा, DC वेक्टर अपॉन DC जो यूनिट वेक्टर था उसको रोटेशन दे दिया ई की पावर आइटा थीटा से। तो आप कहां पहुंच गए? BA के अलोंग यूनिट वेक्टर पे। तो आप इसको क्या लिख पा रहे हो? BA वेक्टर। अब ये दोनों बातें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, है कि नहीं? बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो BA वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये हो गया Z1 माइनस Z2, है ना, और अपॉन BA, अपॉन BA, है ना। और ये हो गया DC वेक्टर, मतलब हो गया, DC वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z4 अपॉन
DC e की पावर आइटा थीटा। तो यहां से आप अपने को क्या मिला, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4। अब देखो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना, इसका ये मॉड्यूलस हुआ। तो ये कोई नई बात है क्या? अरे अब आना जाना मत करो, बैठो, मतलब जान जा रही है अपनी 5-7 मिनट में। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये क्या है, मॉड्यूलस। ये क्या हुआ? अब मैं कह रहा हूं मॉड्यूलस तो आप ऐसे भी देख सकते थे, तो नया यहां क्या मिला, आर्ग्यूमेंट। तो पता है यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने सीखा, देखो एरो किसकी ओर पॉइंट हो रहा है, Z1 की ओर। तो यहां हम लिख रहे हैं इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 और अपॉन इक्वल्स टू थीटा। फिर वही थीटा पॉजिटिव हुआ तो एरो कैसे चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा नेगेटिव हुआ तो क्लॉकवाइज। अब सोच के देखो, दो लाइंस का पैरेलल होना, दो लाइंस का परपेंडिकुलर होना बहुत ही सिंपल हो गया। दो लाइंस का पैरेलल होना और दो लाइंस का परपेंडिकुलर होना बहुत ही सिंपल हो गया। जरा सोचो, आप कह रहे हो कि ये दो लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 या पाई। अरे देखो ना, पहले इसको फील करो, टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हैं, 4। तो ऊपर जो दो का डिफरेंस है उसका जॉइन, ठीक है ना, और नीचे जिन दो का डिफरेंस है उसका जॉइन, के बीच का एंगल का ही तो ये खेल है, बोलो। तो अगर आप ये फील ले पा रहे हो तो यहां टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हैं, 4, है ना। तो आप यहां से यही तो कहोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, दोनों में से कोई भी चलेगा, अपॉन, अब इनके बीच का एंगल क्या है, या तो 0 लो या पाई। तो आप क्या बोलोगे, इक्वल्स टू 0 और पाई, यस और नो, ठीक है। तो जब ऐसा है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होने का एक पैरेलल थॉट भी तो आता है कि इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई आ रहा है तो आप बोलोगे वो प्योरली रियल है, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है तो क्या बोलोगे, प्योरली इमेजिनरी है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो क्या फॉलो करता है, Z इक्वल टू Z बार, नहीं। तो आप यहां से देखो, ये आर्ग्यूमेंट 0 और पाई आना मतलब आप क्या कहोगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर है दिस इक्वल्स टू इसका बार। अब पता है यहां से हमें दो लाइंस के पैरेलल होने का कंडीशन मिल गया, क्या, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल्स टू Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार, ठीक है। और यही अगर ये परपेंडिकुलर होते ये दो लाइंस, तो ये अपना जो आर्ग्यूमेंट होता ये क्या होता, या तो पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। तो यहां से क्या मैनिपुलेट होता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज पाई बाई 2 और माइनस पाई, ये इनके बीच का एंगल का ही तो फील है, और माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो यहां से फिर आप क्या कहते हैं, Z इक्वल्स टू, मतलब सब कुछ वही होता, बस इस जगह क्या आता, माइनस आता, है ना, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो Z इक्वल टू माइनस Z बार। तो यहां से आपको ये वाली चीज एज इट इज कॉपी होके और इस जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। अब इसी रिजल्ट को याद रखने का एक आसान तरीका है थ्रू कॉम्प्लेक्स स्लोप। अब देखो ये वर्ड का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो जो आप वहां स्लोप फील करते हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका रियल स्लोप से कोई मतलब नहीं है। आर्गन प्लेन पे भी रियल स्लोप का मतलब वही होता है, tan थीटा,
वो जब भी यूज करना होगा तो वो वर्ड यूज होगा स्लोप या रियल स्लोप। कॉम्प्लेक्स स्लोप एक न्यूमेरिकल टर्म है दैट इज डिफाइंड एज, जैसे कह रहा है कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए z1 एंड बी z2 इज z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। मतलब जिन दो पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है उनका डिफरेंस अपॉन उनके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप। ठीक है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो कॉम्प्लेक्स स्लोप्स के थ्रू पैरेलल और परपेंडिकुलर के कंडीशन को याद रखना बहुत सिंपल हो गया। पैरेलल का कंडीशन क्या फील करा रहा है, दोनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप सेम हो जाए, और परपेंडिकुलर का क्या फील करा रहा है, दोनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल विथ माइनस साइन। मतलब अगर मैं बोलूं कि let the two given lines have complex slopes W1 and W2, तो पैरेलल होने का कंडीशन क्या बना, W1 इक्वल्स टू W2, W1 इक्वल्स टू W2, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या बनेगा, माइनस W। चलो आज के लिए इतना ही।